एक राष्ट्र एक चुनाव ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह के तर्क जो है भाजपा सरकार द्वारा वहाँ पे दिए जा रहे हैं कि उसके अंदर जो है चुनावी जो खर्चा जो ज़्यादा आता है वो कहीं ना कहीं बचेगा, वो बेतुके जो तर्क है। दिया है, आपकी क्या राय है वन इलेक्शन वन एक देश एक ही चुनाव पर? वन नेशन वन इलेक्शन के भी दो एस्पेक्ट्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इससे क्या होगा कि अगर एक टाइम पे इलेक्शन होंगे तो रिसोर्सेज कम लगेंगे एज कम्पेयर टू अलग अलग जितने भी होते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये है कि रीजनल जो मामले होते हैं उन चीज़ों पे मतलब शेडो पड़ सकता है। भाजपा का वन नेशन वन इलेक्शन का हम साथ और तौर पर उससे सहमत नहीं हैं। इसलिए सहमत नहीं हैं क्योंकि हमने 2014 के बाद देखा कि जो लोकतांत्रिक मूल्य थे, जो लोकतंत्र की मर्यादाएं थी, कि जनता जो अपना नेता चुनती थी इस बिहार पर चुनती थी क्योंकि आपके जो नीचे के मुद्दे होते थे उन मुद्दों के आधार पर हम वोट करते थे। लेकिन हमने क्या देखा 2014 के बाद, ये देखा कि आज जो है वो समाज के निचले जो मुद्दे हैं वो गौण हैं और एक राष्ट्र के नेता के नाम पर वोट कर रहे हैं आप जी। वही उसी कड़ी को लेकर आज जो है वो भाजपा ने वन नेशन वन इलेक्शन किया है। वन इलेक्शन एक पूरी तरह से एंटी फेडरल मूव है, जिस तरह अपोजिशन भी इस चीज़ को कह रहा है। सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि इससे जो प्राइस है, जो ओवरऑल प्राइसिंग है इलेक्शन में वो रिड्यूस होगा। अगर आप इलेक्शंस को एक टाइम पे करेंगे, इससे क्या होगा, जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो डिवीजन ऑफ पावर है, उसके ऊपर एक तरह का हमला किया जा रहा है। इसमें मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन में जब कई तरह की अमेंडमेंट्स होगी तो क्षेत्रीय जो विकास है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा और जितने भी छोटे तबके हैं, छोटे वर्ग हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसको लाती है, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन को लाती है तो कुछ ना कुछ इसमें अमेंडमेंट होगी, तो हमें इस पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये ब्रांड चाइल्ड है बीजेपी लीड जो है गवर्नमेंट का। सुना है हमने न्यूज़ से ही, तो होना चाहिए मुझे तो लग रहा है, क्योंकि जो हमारा जो वेल्थ है, जो इलेक्शन में बहुत सा पैसा लगता है, आपको पता ही है। तो अगर एक चुनाव एक देश एक चुनाव होगा तो उससे ये है कि हमारा जो पैसा है वो बच जाएगा। हाँ जी, और उससे जो देश में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी जो काम होते हैं हमारे देश में, उसमें तेज़ी आएगी। जैसे ये जो न्यूज़ आई थी वन नेशन वन इलेक्शन की, अगर मैं बात करूँ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स है। अगर मैं पॉजिटिव, वैसे मैं सपोर्ट करती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि जो है सबसे पहले जो कॉस्ट है वो कम लगेगी। इससे शायद स्टेट की पावर्स थोड़ी कम हो सकती है, पर इतना भी फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट पे। तो मेरे हिसाब से लगता है कि होना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी दे दी है। देश भर में एक चुनाव एक देश को लेकर चर्चाएं हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। पूरे भारत की अगर बात करें तो बहुत सारे राजनीतिक दल इसके विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का छात्र समुदाय इसको लेकर क्या राय रखता है, इसको जानने के लिए आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। और विश्वविद्यालय में अगर बात करें तो देश का सबसे बुद्धिजीवी जो छात्र है वो विश्वविद्यालयों के अंदर मिलते हैं। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि विभाग के बाहर हम यहाँ पर मौजूद है कुछ छात्र नेताओं से और आम युवाओं से जानने का यह प्रयास करेंगे कि किस तरीके से एक देश एक चुनाव पर जो है वो उनकी राय है, क्योंकि देश में राजनीतिक दलों की तरफ से तरह तरह के जो तर्क है, आशंकाएं वो इसको लेकर जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का छात्र इसको लेकर क्या सोचता है, इसके विषय में हम यहाँ पर कुछ छात्र नेताओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है, किस तरीके से बतौर एक छात्र नेता आप इस मंजूरी को देखते हैं? देखिए, जो हवा का जो चुनाव होता है और उसके अंदर एनडीए की मोदी सरकार जो है देश के अंदर अभी सत्ता के अंदर है और अभी जो उनके द्वारा एक बिल अपने कैबिनेट के अंदर जो है पारित किया गया है और उसके मद्देनज़र अगर हम पूरे देश के अंदर देखें एक राष्ट्र एक चुनाव ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह के तर्क जो है भाजपा सरकार द्वारा वहाँ पे दिए जा रहे हैं कि उसके अंदर जो है चुनावी जो खर्चा जो ज़्यादा आता है वो कहीं ना कहीं बचेगा, वो बेतुके जो तर्क है। क्योंकि उनका जो एक लक्ष्य है, उनका जो एक उद्देश्य है कि उन एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से जो है हर राज्य के अंदर जो है अपना अस्तित्व जो है कायम करना चाहती है और सत्ता के अंदर आने के बाद एक जो उनका एक एजेंडा है पूरे
देश के अंदर एक राष्ट्र जो बनाना चाहती है, एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। और इसके पीछे आप देखिए कि जिस तरह का इस एजेंडे को लाने का कोशिश की जा रही है, हम एज अ संगठन और एज अ स्टूडेंट होने के नाते जो हमारी समझ है उस पर ये बिल्कुल साफ क्लियर समझ है कि देश का जो संविधान है उसके जो संघीय ढांचा है उसको कमज़ोर करते हुए लोकतांत्रिक प्रणाली को जो है कमज़ोर करने का काम जो है पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। हम SFI जो है इस पे जो है बिल्कुल साफ और क्लियर समझ रखती है कि इस तरह के जो बिल है वो बिल्कुल भी जो है देश के अंदर पारित ना हो, और आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट इसके पूरे देश के अंदर देखने को मिलेगा। और संविधान का जो के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रणाली है या उसका संघीय ढांचा है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो अमेंडमेंट आने वाले समय के अंदर होगी। तो SFI साफ तौर पे ये मांग करती है कि जल्दी से जल्दी इस जो कैबिनेट का जो फैसला देश के अंदर लिया गया है, एक देश और एक राष्ट्र और एक चुनाव का जो डिसीजन लिया गया है, इसको जो है वापस किया जाए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जो कोविंद थे, उनकी अध्यक्षता की जो कमेटी थी उसने सभी राजनीतिक दलों से जो है वो राय ली है, और 47 में से देश की जो 47 राजनीतिक पार्टियां हैं 32 ने इसके पक्ष में जो है वो कहा है कि एक देश एक चुनाव जो लागू होना चाहिए। देखिए अभी जो ये फैसला लिया गया है, अभी कहीं ना कहीं अभी जो शीतकालीन जो सत्र होना है उसके अंदर अभी ये बिल जो है चर्चा के लिए लाया जाएगा। इसके पीछे की जो एक मंशा भी है, ठीक है, एक तरफ जो है और पार्टी जो इसका समर्थन कर रही है उनका एक अपना जो है आइडियोलॉजिक प्रोस्पेक्टिस जो इसके अंदर है, उनका जो मोटिव है वो अलग तरीके का इसके पीछे है। पर कहीं ना कहीं जो एक क्षेत्रीय पार्टियाँ जो राज्यों के अंदर है उसके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाले समय के अंदर देखने को मिलेगा। वो कहीं ना कहीं वो पार्टियाँ जो है नहीं दिखेगी। अभी भली जो पार्टियाँ इसका समर्थन कर रही है, हम जानते हैं कि देश के अंदर सिर्फ दो बड़ी पार्टियां जो है, एक बीजेपी है और दूसरा कांग्रेस है, वही जो है अभी देश के अंदर जो कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर बार बार रिपीट कर रही है। और आने वाले समय के अंदर जिस तरह से अभी बीजेपी का एजेंडा यहाँ पे देश के अंदर चला है, वो कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि इसके माध्यम से जो है सिर्फ एक नेशनल जो बड़ी नेशनल पार्टी है वो बने, और जो हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है वो देश के अंदर जो है उसके माध्यम से अपलोड करने का काम किया जाए। सरकार देश में इलेक्शन हो रहे हैं, इससे जो है वो विकास कार्य नहीं हो रहे, चुनाव पर अधिक खर्च हो रहा है, क्या राय रखते हैं? देखिए ये मैं इस चीज़ को पहले भी बोल रहा था कि ये बेतुके जो है तर्क देने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए अगर एक देश के अंदर एक समय के अंदर जो है अगर चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं अगर किसी राज्य के अंदर अगर सरकारें गिर जाती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 1975 की तरह जो इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता हो जाएगी। तो कहाँ फिर वो विकास के अंदर होगा? और उसके अलावा जो राज्यों का जो अधिकार है चुनावों का, पंचायती राज चुनाव करवाने का या और लोकल म्यूनसिपल इलेक्शन करवाने का, वो कहीं ना कहीं उससे जो है दूर हट के रह जाएगा। और यहाँ पर एक जो छात्र है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं, और केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी दे दी है, क्या राय रखते हैं? जी, मंजूरी दी है जो कोविंद समिति बनी थी। जी, पहले तो हम ये साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जो एक एजेंडा था भाजपा का, वन नेशन वन इलेक्शन का, हम साफ तौर पर उससे सहमत नहीं हैं। इसलिए सहमत नहीं हैं क्योंकि हमने 2014 के बाद देखा कि जो लोकतांत्रिक मूल्य थे, जो लोकतंत्र की मर्यादाएं थी, कि जनता जो अपना नेता चुनती थी, इस बिहार पर चुनती थी क्योंकि आपके जो नीचे के मुद्दे होते थे उन मुद्दों के आधार पर हम वोट करते थे। लेकिन हमने क्या देखा 2014 के बाद, ये देखा कि आज जो है वो समाज के निचले जो मुद्दे हैं वो गौण हैं, और एक राष्ट्र के नेता के नाम पर वोट कर रहे हैं आप। जी, वही उसी कड़ी को लेकर आज जो है वो भाजपा ने वन नेशन वन इलेक्शन किया है। साफ तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां केंद्र की सत्ता को टक्कर देती थी, उन क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करने की साफ तौर पर साजिश है। और साथ पर जो हम ये बोलते थे कि आप संविधान को तोड़ मोड़ रहे हैं और संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आज संविधान का अनुच्छेद 83 आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, जो ये बोलता है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो आप उसको तोड़ रहे हैं। हम अनुच्छेद 172 की बात कर रहे हैं जिसमें साफ तौर पर यह कहा कि जो विधानसभाएं होंगी उनका जो टाइम होगा वो 5 साल का होगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कन्फ्लिक्ट है। जो सरकार है वो तर्क दे रही है कि देश में जो है वो बार बार चुनाव हो रहे हैं और इससे जो है वो देश के ऊपर जो आर्थिक खर्च है वो बढ़ रहा है, और ऐसे में जो है वो बहुत सारी पैसों की जो बचत है वो देश में होगी। नहीं जनाब, खर्चों की बात करें तो खर्चे तो और भी बड़े प्रकार के हैं, लेकिन आप इलेक्शन का हवाला देकर क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं, लोकतंत्र की जो सीमाएं उनको लांघ रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं, और क्षेत्रीय पार्टियों को जो है वो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि एक नेता के नाम पर जब इलेक्शन होगा तो नीचे के जो मुद्दे होंगे, आपकी विधानसभाएं हों या आपके क्षेत्र के जो मुद्दे होंगे वो तो गौण हो जाएंगे, वो तो नेता उठ ही नहीं पाएंगे कभी भी। तो ये साफ तौर पर
एक पार्टी और एक देश का जो इनका कॉन्सेप्ट है बड़े पहले का, उसको लागू करना चाहते हैं दरअसल ये, क्योंकि इनको पता है कि अगर मोदी के नाम या किसी केंद्रीय उसके नाम के जो वोट होंगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही सिस्टम बनेगा, जिससे संविधान को भी बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है और लोकतंत्र की मर्यादा को खत्म किया जा सकता है। तो आपके जो साथी यहाँ लोग हैं अलग अलग विचारधाराओं से संबंध रखते हैं, उनसे हमने बातचीत करने का यहाँ पर प्रयास किया। उन्होंने अपना अपना तर्क दिया है। आपकी क्या राय है वन इलेक्शन एक देश एक चुनाव पर? सबसे पहले तो मेरा नाम सुमित ठाकुर है, मैं लॉ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जिस प्रकार हर किसी चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन के भी दो एस्पेक्ट्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ये आता है कि जो पॉलिसीज़ का पैरालाइज हो जाता है आचार संहिता के टाइम, सरकारें काम अच्छी तरह से नहीं कर पाती है, नई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है, तो उससे होता है क्या है कि जन सामान्य की जो भी काम होते हैं वो सारे रुक जाते हैं। दूसरा ये है कि जो आर्म फोर्सेस का मोबिलाइजेशन करना होता है वो भी एक दिक्कत का काम सामना करना पड़ता है उन सभी को। और पॉजिटिव में ये हो सकता है कि रिसोर्सेज बहुत से लगते हैं अलग अलग टाइम पे इलेक्शन में करने, अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होने से, तो उससे क्या होगा कि अगर एक टाइम पे इलेक्शन होंगे तो रिसोर्सेज कम लगेंगे एज कम्पेयर टू अलग अलग जितने भी होते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये है कि रीजनल जो मामले होते हैं उन चीज़ों पे मतलब शेडो पड़ सकता है उनको, उस तरह का बढ़ जाएगा। हाँ, केंद्र का हस्तक्षेप तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, बट रीजनल मुद्दों को तो जगह मिलेगी नहीं, क्योंकि इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन में जब इलेक्शन होगा इकट्ठा होगा और देश के मुद्दे पे ही इलेक्शन लड़ा जाएगा। ठीक है, ऑल ओवर स्टेट के अपने मुद्दे होते हैं, गांव लेवल स्तर पे अपने मुद्दे होते हैं, उन पे कोई बात करेगा ही नहीं। ठीक है, और होता है कि इंडिया में देखा गया है कि एक जो सेंट्रल पावर होती है उसी के नाम पे स्टेट भी इलेक्शन लड़ते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो आप एक चुनाव एक देश के समर्थन में है या इसके विरोध में? देखिए, मैं इसके विरोध में भी हूँ देखा जाए तो, बट अब इसको करने का एक ही तरीका है कि जो रीजनल पार्टीज है उनका कॉन्फिडेंस भी जीत लिया जाए, उनके ट्रस्ट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में लेना पड़ेगा, तभी ये चीज़ हो सकती है, वरना ये बहुत डिफिकल्ट है। छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट तो एक चुनाव एक देश का विरोध कर रहा है, आपकी क्या राय है? जी, हमारी समझ तो ये है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये ब्रांच चाइल्ड है बीजेपी लीड जो है गवर्नमेंट का और बीजेपी और आरएसएस का। ये साफ तौर पर अभी के समय के अंदर जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है इसका संघवाद जो हमारा है उसकी जो स्टेट्स की जो पॉलिसीज़ है जहाँ उनकी पावर्स होनी चाहिए थी उसको पर जो है बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से आर्टिकल 83 और 172 ये दो जो आर्टिकल है जो ड्यूरेशन को बताते हैं कि इनका कार्यकाल कितने समय का रहेगा, उस पर बिना किसी स्टेट के लेजिस्लेशन के कंसेंट के जो है इसको बदलने जा रहे हैं, जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को भी हमला करता है। और दूसरा ये है कि आज से पहले कि मोदी सरकार द्वारा जितनी भी अभी बड़े बदलाव बड़े संशोधन अभी जो है संविधान के अंदर किए गए हैं वो सारे संशोधन लगभग एक तो 2019 और 14 के बीच में जो मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट इनकी थी उस बीच में हुए थे। हालांकि दूसरा अभी वाला जो ये मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं यहाँ ये फुल मेजोरिटी के साथ नहीं है और इसको भी इसी तरह से अभी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर को भी और उसके साथ साथ जो हमारी डाइवर्सिटी इस देश की है जिसको दुनिया के स्तर पर जो है पहचाना भी जाता है उसको भी हमला पहुंचाएगी और जो रीजनल पार्टीज़ है जो रीजनल इश्यूज़ है उनको रेज़ करने में बहुत दिक्कत आएगी। पहले फेज़ के अंदर ये आपके असेंबलीज़ के और इसके इलेक्शन कराने जाएंगे लोकसभा के, जिसके चलते असल जो इश्यूज़ स्टेट के अंदर के हैं उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। इसको लेकर जो कोविंद समिति बनी हुई थी उसने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करने का प्रयास किया, तो ऐसे में जो देश के 47 में से 32 राजनीतिक दल ने उन्होंने इसको सहमति दी है, तो इसके बावजूद भी अधिकतर दल इसको सहमति दे रहे। इसमें मैं कह रहा था कि अभी भी थोड़ी देर पहले कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है मुख्य तौर पर इस देश के अंदर आज जो है पूरी तरह से डर का माहौल तैयार कर दिया गया है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं हैं उनको जो है डराया जा रहा है। यहाँ तक कि जितने भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंटल स्टेट्स हैं वहाँ पर अभी आप फिस्कल के आधार पर देख लीजिए राजकोषीय घाटे से वो जूझ रहे हैं, वो केरल हो या फिर अन्य अदर स्टेट्स भी, हिमाचल को देख लीजिए आप हालात। इसलिए ये जो पूरी तरह से जो सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है मोदी गवर्नमेंट, नॉट ओनली वन नेशन वन इलेक्शन, आपने यूसीसी भी इससे पहले देखा, एनआरसी और सीएए भी इससे पहले देखा, बहुत बड़े स्तर पर जो है पूरे देश के अंदर इन चीज़ों को लेकर आंदोलन हुए हैं। आप मान रहे हैं कि संघीय ढांचे को खतरा पैदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, संघीय ढांचे को खतरा पैदा होगा और जो प्लूरलिज्म इस देश का है जहाँ पर हर एक डाइवर्सिटी के लोगों को रहने की आपकी जो है
आज़ादी है उस पर खतरा आएगा और जो डाइवर्सिटी है उसको हम ख़त्म कर देंगे और रीजनल पार्टीज़ का जो है बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कोएलिशन जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा। ने एक चुनाव की बात की है, इसके बारे में इतना तो पढ़ा नहीं है, पर जैसे थोड़ा बहुत जो सुना है हमने न्यूज़ से ही, तो होना चाहिए मुझे तो लग रहा है। क्योंकि जो हमारा जो वेल्थ है, जो इलेक्शन में बहुत सा पैसा लगता है, आपको पता ही है, तो अगर एक चुनाव एक देश एक चुनाव होगा तो उससे ये है कि हमारा जो पैसा है वो बच जाएगा। हाँ जी, और उससे जो देश में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी जो काम होते हैं हमारे देश में, उसमें तेज़ी आएगी। जैसे आपको पता है कि हर राज्य में अलग अलग समय पे चुनाव होते रहते हैं, तो इससे ये है कि उस पर ज़्यादा ध्यान होता है और जो हमारे देश के आर्थिक मुद्दे हैं वो पिछड़ जाते हैं इससे। जो राजनीतिक दल इसके विरोध में है, उनका तर्क ये है कि ये केंद्र सरकार द्वारा इसलिए लाया जा रहा है ताकि केंद्र जो है वो तानाशाही की तरफ आगे बढ़ेगा, केंद्र की शक्तियां बढ़ जाएगी और राज्य में जो छोटे छोटे राजनीतिक दल है उनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप यही देख लो ना, अभी जैसे पीछे जैसे हमारे हिमाचल में चुनाव हुए हैं तो यहाँ पे कांग्रेस आई है और सेंटर में भी चुनाव हुए हैं। आपने देखा होगा कि जैसे 6 सीटों पे भी चुनाव हुए हैं, तो उपचुनाव जो हुए हैं उसमें उन्होंने लोकल वो देखे मुद्दे। तो ऐसा कुछ नहीं, लोग आजकल के पढ़े लिखे हैं, आपने देखा इतनी हमारी लिटरेसी रेस बहुत हाई है हिमाचल में और सारे आजकल इस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि वो अपना भला सोच सकते हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो आप एक चुनाव एक देश के पक्ष में हैं। बिल्कुल। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी दी है, किस तरीके से केंद्र सरकार के इस फैसले को देखते हैं? वैसे तो मैंने न्यूज़ में ही पढ़ा था 2 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी वन नेशन वन इलेक्शन की। अगर मैं बात करूँ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स है। अगर मैं पॉजिटिव, वैसे मैं सपोर्ट करती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि जो है सबसे पहले जो कॉस्ट है वो कम लगेगी, जो खर्चा होता है बहुत ज़्यादा होता है, उसकी जगह वो किसी ऐसे प्रोग्राम या पॉलिसी में इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो है डेवलपमेंट में काम आए। तो ये अगर नेगेटिव देखें तो फेडरलिज्म को इफेक्ट पड़ेगा, इससे शायद स्टेट की पावर्स थोड़ी कम हो सकती है, पर इतना भी फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट पे। तो मेरे हिसाब से लगता है कि होना चाहिए। लेकिन जो क्या जिस तरीके से आपने कहा कि फेडरल सिस्टम पे जो है वो फ़र्क पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि केंद्र को जो राज्य सरकारें हैं, जहाँ क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, उनको जो है वो विश्वास में लेना चाहिए ताकि उनको जो है वो ऐसा खतरा ना लगे कि केंद्र जो है तानाशाही की तरफ इससे बढ़ेगा? नहीं, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक स्टेप उठाना है, अगर डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो एक ट्रस्ट होना चाहिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही रिलेशन के लिए जो हमारी जुडिशरी है वो काम करेगी। जो देश की 15 पार्टियां हैं वो कह रही है कि इससे जो है वो केंद्र तानाशाह हो जाएगा, सारी शक्तियां जो है वो केंद्र के पास चली जाएगी। अमेंडमेंट हो गए, ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई चीज़ अगर आ रही है तो उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट होंगे। टेन्योर जो है 80 आर्टिकल जो 83 है हमारा, 85 है और 175 है जो टेन्योर में होगा। तो उस तरीके से जो है कोई भी अगर पॉलिसी बनती है तो उस पे जो है पहले काम किया जाता है। कुल मिलाकर अगर बात करें, आप इसके एक देश एक चुनाव के पक्ष में हैं? हाँ जी, मैं पक्ष में हूँ। एक चुनाव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है, क्या उसके बारे में राय रखते हैं? सबसे पहले मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं हिमाचल प्रदेश फैकल्टी ऑफ लॉ का स्टूडेंट हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन एक पूरी तरह से एंटी फेडरल मूव है, जिस तरह अपोजिशन भी इस चीज़ को कह रहा है। सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि इससे जो प्राइस है, जो ओवरऑल प्राइसिंग इलेक्शन में वो रिड्यूस होगा और एक टाइम पे इलेक्शन कराने का एक ये फ़ायदा भी है कि जो कियोस क्रिएट होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे इलेक्शन कराने में, वो भी रिड्यूस होगा। लेकिन एजेंसीज जो इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है उनका ये कहना है कि प्राइस कटिंग में ज़्यादा कटिंग नहीं होगी जो सेंटर बोल रही है। और दूसरी ओर अपोजिशन इस पे ये कह रहा है कि ये पूरी तरह से एंटी फेडरल है, जो संघीय ढांचा है हमारे देश का उस पे जो है एक तरह का असॉल्ट है, एक तरह का जो हमला है। जो तर्क है वो ये दे रहा है कि 30% पैसों की बचत होगी देश की। देखिए, पैसों की बचत होगी, लेकिन अगर आप इलेक्शंस को एक टाइम पे करेंगे, इससे क्या होगा, जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो डिवीजन ऑफ पावर है, उसके ऊपर एक तरह का हमला किया जा रहा है। सारी चीज़ों को आप ये समझिए एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज किया जा रहा है। जिस तरह इन्होंने इंस्टीट्यूशन का सेंट्रलाइजेशन कर दिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आप किस तरह से इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी को ख़त्म कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर आज की डेट में जो खतरा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन जो बेस को हिला रहे हैं, वही जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो इनकी एक पॉलिसी है जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें 4-5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का वो दिया जा रहा है कि 4-5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत होगी, जिसके बाद ही राज्यसभा और लोकसभा में पारित होगा। वैसे तो
अगर वन नेशन वन इलेक्शन करवाए जाएंगे तो क्या होगा कि सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, आपका रीजनल पार्टीज़, रीजनल इश्यूज़ जो है, जो डाइवर्सिटीज़ है हमारे देश के अंदर, जो भी रीजनल मुद्दे हैं उनको ख़त्म करने की और उन पे सीधा तौर पर हमला करने की साजिश ओवरऑल की जा रही माने आप इसके एंटी है? है। जी हाँ, बिल्कुल। जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक ढांचा जो फेडरलिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये ख़राब चीज़ है। कैंपस प्रेसिडेंट AVP से। तो ऐसा वन नेशन वन इलेक्शन का जहाँ तक हम देखते हैं तो देश में 1951 की बात हो तो तब भी देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन, जब पूरे देश के अंदर सिर्फ एक इलेक्शन हुआ था। जो युवा है वो इस तरफ विकास की तरफ, रोजगार की तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान दे। तो चुनाव के समय और इस देश के अंदर इतने चुनाव होते हैं, उनके समय एक आदर्श आचार संहिता लगती है। जब आचार संहिता लगती है तब देश के अंदर किसी भी काम को जो है वो नहीं किया जा सकता है, सारे काम रोक दिए जाते हैं। तो ऐसी कई जो विपदा है, कई जो इसमें हम जिसे बोल सकते हैं कि जो आज के विकास में जो विरोध का कारण बन रहे हैं, तो वो सामने आते हैं। हर जो आप कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं, उसमें भी लिमिट्स लग जाती हैं। आप कोई भी रूल रेगुलेशन जो है वो अच्छे से जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश में विकास को नहीं रुकना चाहिए, जो विकास है वो सही प्रकार से चलना चाहिए। और बाकी इस देश में इलेक्शन की बात करें तो आज हम लोग देखते हैं कि आज जब 1951 में यहाँ इस देश के अंदर इलेक्शन हुआ था और आज के इलेक्शन के अंदर जब एक भारी आंकड़ा हम लोग देखते हैं, जब उसमें इलेक्शन होता है पूरे देश के अंदर 10 करोड़ रुपए इतना खर्च होता है। आज इस 2024 में जब इलेक्शन होता है इस देश के अंदर तो कम से कम 1,50,000 करोड़ का जो खर्च इस देश के अंदर। जो आपके साथी सहयोगियों से अभी बातचीत करने का प्रयास किया हमने, वो कह रहे हैं कि तानाशाही की तरफ देश आगे बढ़ेगा, तो क्षेत्रीय दल है उनका वर्चस्व जो है वो खत्म हो जाएगा, इस तरीके के तर्क उन्होंने दिए हैं। जी, जब इसमें मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन में जब कई तरह की अमेंडमेंट्स होगी तो क्षेत्रीय जो विकास है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा और जितने भी छोटे तबके हैं, छोटे वर्ग हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसको लाती है, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन को लाती है तो कुछ ना कुछ इसमें अमेंडमेंट होगी, तो हमें इस पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कुल मिलाकर अगर बात करें तो सहमत है आप इसके पक्ष में? जी, हम वन नेशन वन इलेक्शन में सहमत हैं।